सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अभी मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश को एक साथ बहुजन आंदोलन के साथ, वैचारिक परिवर्तन के आंदोलन के साथ, नैतिकवान, शीलवान, त्यागवान लोगों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए अभी पूरे प्रदेश में काम कर रहा हूं। तो उसी काम के सिलसिले में मैं अभी जबलपुर में था और अपने मिशन के पुराने वरिष्ठ साथियों से मुलाकात कर रहा था। तो उसी बीच मुझे एक ऐसे शख्स मिले जिनको पूरा देश जानता है। आज जो जय भीम का नारा पूरे देश में चलता है, वो जय भीम का नारा देने वाले आदरणीय हरिदास बाबूजी, मैं उनके घर आया हूं और उनके छोटे भाई से अभी हमारी मुलाकात हुई है। तो ये मेरे लिए तो बहुत गौरव का क्षण है कि पूरे देश में जय भीम का नारा जिस घर से पूरे देश में गूंजा, आज प्रत्येक भारत का बच्चा बच्चा जय भीम जय भारत के उद्घोष से आज इस देश का कर्णधार बनने वाला है, इस देश की व्यवस्था को बदलकर मानवतावादी व्यवस्था को कायम करने वाला है। उस घर में मेरा आना हुआ और मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। उनके भाई वो अपने बारे में परिचय वो स्वयं बताएंगे। और ये वीडियो बनाने का मेरा इतना मकसद है कि जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने वरिष्ठ साथी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मिशन में लगाया, वो गुमनाम हो जाते हैं, क्योंकि जो नए काम करने वाले हैं उनके अंदर एक कमी होती है कि वो पुराने काम करने वाले वरिष्ठ साथियों का सम्मान नहीं करते और उनका सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ियां उनको नहीं पहचान पाती हैं। तो मैं आज उनके घर आया तो मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिस घर से जय भीम का उद्घोष पूरे देश में फैला, उस घर के लोग अभी अपने मध्य प्रदेश में रहते हैं, जबलपुर में रहते हैं और हम उनको नहीं जानते। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आज मैं मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उनसे मिलें। ये उनका चित्र है जिन्होंने पूरे देश में जय भीम का नारा बुलंद किया। ये बाबू हरिदास जी, मैं इनके घर आया हूं, इनके भाई के पास अभी बैठा हूं। तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव का क्षण है। ये हमारे साथ में आदरणीय हमारे उदय कुमार साहू सर है। इनके बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर जो डिबेट्स हुई हैं वो आपने देखी होंगी और इनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना का भी जज ने आदेश दिया था कि इनके ऊपर 10 लाख रुपए का क्यों ना जुर्माना लगाया जाए, लेकिन फिर भी ये डरे नहीं, निडर होकर उस लड़ाई को लड़े। और हमारे बीच में ये हैं वो शख्सियत जिनसे हमने आपको रूबरू कराने का बताया था, क्योंकि हजारों लोग हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में, देश में। तो उनको भी पता लगना चाहिए कि जो जय भीम का नारा आज हम जोरों शोरों से बुलंद करते हैं देश में, तो ये नारे की शुरुआत कहाँ से हुई। तो हमारे साथ हैं आदरणीय उनके छोटे भाई आदरणीय बाबू हरिदास जी के छोटे भाई, तो वो अपने बारे में स्वयं बताएंगे। तो आप अपना परिचय देते हुए बाबूजी जरूर बताएं। और अभी ये 87 वर्ष के हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इनको देखकर कोई कह सकता है कि ये 87 वर्ष के हैं। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, जो लोग शीलवान जीवन जीते हैं, संकल्पवान जीवन जीते हैं, वो निश्चित ही इस स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं और अपने जीवन को सुखीपूर्ण, शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण जीते हैं। तो आदरणीय बाबूजी, आप अपने बारे में बताएं और साहब के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। मैं जबलपुर में 1964 से हूँ। मेरा जन्म नागपुर में हुआ है। मेरे बड़े भाई बाबूजी हरदास हावड़े, मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने बाबा साहब के साथ रहते हुए, बाबा साहब के राइट हैंड थे और उन्होंने बाबा साहब का जो संकल्प लिया था, बाबा साहब ने उनका कार्य करने के लिए बाबा साहब के बाद संकल्प लिया और वो कार्य करते चले गए। दुख की बात है कि वो 71 में निर्वाण प्राप्त हुए। उसके बाद मैं तो यहाँ सर्विस में था, मगर
मेरे साथ मेरे रिश्तेदार और नागपुर के जितने यंग लोग हैं वो ये कार्य को बखूबी चला रहे हैं। 1956 में बाबूजी ने यानी मेरे बड़े ब्रदर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने उनको आदेश दिया था कि मेरे को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा देना है। उनको हरदास बोलते थे। देख हरदास, मेरे को नागपुर मेरे को दीक्षा लेने को स्थल दो कि इंडिया में कहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, कहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। तो उन्होंने बोला था नागपुर और बॉम्बे की सिवाय पूरे इंडिया में अपने SC ST और OBC के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो यही स्थान अच्छा है कि यहाँ पे तो ठीक है, दीक्षा का कार्यक्रम आप आयोजित करो। कम से कम कितने लोगों को दीक्षा दिलाओगे आप। तो उन्होंने बोला मैं प्रयत्न तो करूँगा और 10 लाख के नीचे तो नहीं होगा। तो बोले 10 लाख लोगों को दीक्षा देने के लिए अपने पास उतना ग्राउंड भी चाहिए, उतनी जमीन भी चाहिए, गवर्नमेंट ने सहयोग भी करना चाहिए। आप क्या करो? बोले वो मैं सब कर लूँगा। 10 लाख लोग जोड़ना और ये कार्य को पूरा करना। बोले मेरे पास लोग हैं, अपने लोग समर्पित है, बाबा साहब आपको समर्पित है। घर द्वार बेच के भी है वो ये कार्यक्रम को, मगर वो नौबत नहीं आएंगी। हम 2 आने या 4 आने या 8 आने या 1 रुपया एक लोगों से भी लेंगे। उस वक्त 1 रुपया चवन्नी और अठन्नी का बहुत महत्व होता था। 2 आने का महत्व आज का 1 रुपया होता था, 2 पैसे का महत्व 1 रुपया। तो बोले हम कर लेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने पूरे इंडिया के जितने चंद का सिग्नेचर था सब लोगों को लिया। तो बाबा साहब की दीक्षा समारोह होना है, आप यहाँ पे उपस्थित होइए और सहयोग कीजिए। तो वहाँ पे जमीन भी 8 एकड़ खाली थी, अच्छी, यानी जहाँ पे सिविलाइज एरिया था, सब ब्राह्मण लोग रहते थे वहाँ पे, ब्राह्मण स्कूल कॉलेज ये वगैरह उन्हीं की जमीन है। तो उन्होंने कार्यक्रम किया। लोग जब मैं तब 17 साल का था, मैं भी वॉलेंटियर था। अच्छा, जब बाबा साहब ने दीक्षा ली 1956 में, उस दीक्षा के कार्यक्रम में आप वॉलेंटियर थे? जी वॉलेंटियर था, 17 साल का था। बहुत। और मैं सामने जो बैठे थे लेडी लोग और बच्चे लोग, उनको संभाल रहा था बिल्कुल स्टेज के साथ। तो वहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा ली, उनके साथ हमने भी दीक्षा ली। लोग 2 दिन पहले से ही पूरे महाराष्ट्र के लोग आना शुरू हो गए। 2 दिन पहले उनके खाने पीने की व्यवस्था है हम ही लोगों ने करके रखी थी। जितने भी लोग आएंगे हैं उनके खाने की, रहने की है। अच्छा था कि उस वक्त ज़्यादा ठंडे के दिन थे, 14 अक्टूबर 1956। उस वक्त ज़्यादा ठंड नहीं थी हैं। लोग मैदान में ही सोने की अपनी व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हो रही थी। शहर में हर होटल में हम लोगों ने बोल दिया था कि जो बाहर के लोग आएंगे उनको खाना खिलाओ, हम आपको पैसा देंगे। लोगों ने बोला उसकी चिंता नहीं करना, हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं, आप क्या खिलाओगे? हम नहीं खिला सकते। ये बात अपने लोगों के होटल की नहीं, दूसरे लोगों की भी जो बात में आस्था रखते थे उन्हीं लोगों ने अपने होटल वेरी गुड। में ST तो बहुत कम है नागपुर में, SC और OBC उन लोगों ने साथ दिया। अपने हर घर में उन लोगों ने 10-10, 20-20, 25-25 लोगों को रोका, खाना खिलाया, रहने की व्यवस्था की। और कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ कि वो तो अभी भी नहीं भूल सकता हूँ मैं, हैं। तो 1956 में हमने दीक्षा ली। आगे क्या चाहत है साहब आपकी? अब क्या चाहते हैं आप? बाबा साहब का सपना
ये पूरा हो, जैसा वो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, बौद्ध में भारत बनाना चाहते थे? साहब, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मरने के बाद यदि मैं पुनर्जन्म यदि लूंगा तो मैं सिर्फ बाबा साहब का मिशन पूरा करने का एक ही उद्देश्य लेके, ये मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय और बता दीजिए साहब, अपना नाम और आप किस पोस्ट पर थे और कहाँ रहते हैं अभी, जिससे लोग जो आना चाहें यहाँ आपसे मिलने तो वो आ सकते हैं। मैं यहाँ सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस, उस वक्त तारा पे बोलते थे, टेलीग्राफ ऑफिस जो हाई कोर्ट के पास है, मैं वहाँ क्लास 2 पोस्ट पे था। आज जो हाई कोर्ट के पास जो बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि उस स्टैचू लगाने में अग्रणी मैं था। 20-25 साल तक हमने वो स्टैचू लगाने जमीन के लिए लड़े, यहाँ से लेकर भोपाल तक अनशन किए, आखिर में हमको वो जगह मिली। उनका कहना था कि यहाँ पे नहीं लगाने देंगे, हमारा कहना था कि हम स्टैचू यहीं पे लगाएंगे, क्योंकि एक साइड में राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद का स्टैचू है, एक तरह संविधान में जिन्होंने लिखा, जिसके इससे हाईकोर्ट चलता है, पूरा देश चल रहा है, उनको 20 साल लड़ने के बाद वो स्टैचू हमने नागपुर में बनवाया है और लाके अपने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और ये साहब 87 साल पूरा कर चुके हैं, तो आप सोचिए कि 87 वर्ष की उम्र में भी साहब में इतना जोश है, तो हम नौजवानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन का, जैसा बाबा साहब ने कहा कि नौजवानों को मेरा एक संदेश है, एक तो वो शिक्षा में किसी से पीछे ना रहें, और दूसरा ऐशो आराम में ना पढ़कर समाज को जागृत कर, संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, जितने साथियों ने इस लाइव को देखा और शेयर किया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि जय भीम का नारा जिस घर से लगा, वो बाबू हरिदास बाबूजी के छोटे भाई जो जबलपुर में रहते हैं, अगर आपको कभी आने का मौका मिले तो इनसे मिलने जरूर आएँ, और इनका मार्गदर्शन, अनुकंपा हमारे जैसे नौजवान साथियों पे बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामनाएं करते हैं। सभी को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसीराम साहब।